Good morning, students. Today I am discussing the chapter Heredity and Variation, chapter number 4 of your biology subject for class 10th. तो बेटे हेरिडिटी में हमने अब तक मैंने कल वाले वीडियो जो भेजे थे आपके पास, मैंने उसमें बताया था कि हेरिडिटी क्या है। मैं दोबारा फिर डिफाइन कर देता हूँ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। मैं उसको जेनेटिक्स कह सकता हूँ। और जेनेटिक्स में दो ही चीज़ों की स्टडी होती है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगेन फिर मैं एक बार हेरिडिटी को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ। हेरिडिटी क्या है? हाउ विल यू डिफाइन द हेरिडिटी? Heredity means transmission of characters. Transmission of character from one generation to अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं मैंने कल बताया था कि जीन्स होते हैं। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर। Our body is made up of two type of cells, somatic cell and germinal cells. All you know that. तो करेक्टर क्या है? जितने भी बॉडी का स्ट्रक्चर बनना है वो कौन बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं बेटे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जितने भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? एंजाइम्स की मदद से हो रही हैं। तो एंजाइम्स भी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के। एंजाइम की डेफिनेशन ही यही होती है कि एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीनियस इन नेचर। दे एक्ट एज ए बायोकैटलिस्ट। दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी। तो एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई भी रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, कोई भी प्रोसेस है वो बिना एंजाइम्स के पूरी बायो में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये एंजाइम्स हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं। कौन बना रहा है? जीन्स बना रहे हैं। और जीन्स कहाँ पर मिलेंगे आपको बताया तो मैंने, क्रोमोसोम्स पे मिलेंगे। क्रोमोसोम्स केवल सेल के अंदर न्यूक्लियस में मिलता है और कहीं क्रोमोसोम मिलेंगे नहीं। ऐसे ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। उसमें से 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम मदर। बच्चे के अंदर आ रहे हैं और 46 हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं जीन्स। इट मीन्स हाफ जीन्स आर कमिंग फ्रॉम मदर एंड हाफ जीन्स आर कमिंग फ्रॉम फादर। ओके, तो इसलिए वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं, 46 हैं। ये हमने आपको डिस्कस किया हुआ है कल के वीडियो में, ठीक है। और हर जीन क्या करता है? कैरेक्टर को लेके जा रहा है। कैरेक्टर कैसे है? क्योंकि जीन किस चीज़ का बना है? जीन वास्तव में क्या है? आपका क्या है? एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मैं कहूँगा इसको। बच्चे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है जीन। जीन वास्तव में किसका बना होता है? जीन बना होता है वास्तव में डीएनए का। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बच्चे? तो ये डीएनए प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, इन सब का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक्सेप्ट द वायरसेस। वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। क्लियर है? तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। डीएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। जैसा डीएनए होगा वैसे ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। इट मीन्स डीएनए या मैं जीन कह दूँ, एक ही बात है। मैं जीन कह दूँ या डीएनए कह दूँ, ठीक है। ये जीन डीएनए का बना हुआ है। ये जीन क्या करेगा? दो प्रोसेस होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी में
प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे हमारी बॉडी में बेटा यूकैरियोटिक सेल हो, हमारी बॉडी के अंदर दो प्रोसेस चलेंगी। एक चलेगा ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है बच्चे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बच्चों वो हमेशा न्यूक्लियस में मिलेगा। जैसे यूकैरियोटिक सेल में ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के कारण जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में होगा। और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है सेल की। एक प्रोसेस और होगी ट्रांसलेशन, वो साइटोप्लाज्म में होता है, जो 9th क्लास में सेल बायोलॉजी में पढ़ के आए हैं। तो लेकिन ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन से बनता है बेटे mRNA, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट नेम है इसका mRNA। और ये बच्चे mRNA क्या बनाएगा आगे चलकर, ये बनाएगा प्रोटीन। हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो किसके बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे ट्रांसलेशन। तो दो प्रोसेस होंगी ही होंगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, चाहे कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। जैसा डीएनए होगा वैसे ही हमारी बॉडी के क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। तो बेसिक यूनिट क्या हो गई, जीन हो गई। जीन की स्टडी कर रहे हैं हम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एक इसमें लॉन्ग आर्म मैंने बताई है, एक शॉर्ट आर्म मैंने बताई है। ये मैंने बताई थी, इसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं, इसको शॉर्ट आर्म बोलते हैं क्रोमोसोम्स की। ये पूरा क्रोमोसोम है, ये इसका शॉर्ट आर्म हो जाएगी। और इनका नाम होता है, इन दोनों को मैं कह सकता हूँ क्रोमेटिड्स। ये आर्म्स को बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ये इनके हमारे क्या हो गए, क्रोमेटिड्स हो गए बच्चों। और इस क्रोमेटिड्स के ऊपर ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। बीच वाला पोजीशन जो है वो सेंट्रोमियर होती है, जिससे ये अटैच हैं दोनों। इन पूरे को बोल देते हैं क्रोमोसोम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का है, ठीक है। तो ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इनका रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। वैसे तो पूरा क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमेटिड है समझाने के लिए। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। ये आपके क्या लगे हुए हैं, जीन्स हैं। ये आपके इसके ऊपर जीन्स लगे होते हैं बच्चों, ऐसे लीनियर अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, ये लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन्स का प्रॉपर बकायदा। इस तरह से ये जीन्स लगे होते हैं और ये लीनियर अरेंजमेंट है। तो ये जीन्स ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम हाफ हाफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब जीन भी हाफ हाफ जा रहे हैं, ठीक है। आधे जीन मदर से आ रहे हैं, आधे जीन फादर से। और बॉडी का और बच्चे का जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो जीन्स बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्योंकि बन रहे हैं, क्लियर है, जो स्ट्रक्चर को बनाएंगे। इस तरह से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब करैक्टर जीन लेके जा रहा है और जीन उसी करैक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको मैं कहूँगा हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड वेरिएशन मैंने बताया था। वेरिएशन मैंने वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएशन इन द प्रीवियस वीडियो कि वेरिएशन द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स। क्या भाई बहन हमारे एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, उनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस हैं। क्या हम बिल्कुल अपने फादर की कॉपी हैं? नहीं, वो भी हम नहीं है। हमारे बीच में और फादर के बीच में क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो वो क्या है, वेरिएशन कहलाता है। इन्हीं की स्टडी करना बच्चों क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। पहली बात तो ये बेस पता होना चाहिए। और जेनेटिक्स का मेन बेस क्या था, मैंने बताया क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगे हैं, वो जीन्स हाफ हाफ आ रहे हैं मदर और फादर से। और बच्चे के अंदर वो 46 क्रोमोसोम्स, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम मदर। क्लियर है। और इसका बेसिस है जीन। अब ये आता है, कुछ टर्म्स आती हैं बच्चे कि हेरिडिटी में कुछ टर्म्स आ रही हैं, द टर्म्स रिलेटेड टू द हेरिडिटी, जो हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हेरिडिटी से रिलेटेड हैं, वो मैं इसको आपको डिस्कस करूँगा। कुछ टर्म्स हमको नोट करके रखनी है, वो पता होनी चाहिए। जेनेटिक्स की स्टडी से पहले अगर वो टर्म्स नहीं आती हैं तो हम जेनेटिक्स को नहीं समझ पाते। टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, टर्म्स कौन सी हैं ये जो जेनेटिक्स में यूज हो रही हैं बच्चे।
सबसे पहले होता है अब आपका क्या है, कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर को मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करते जाएं। वीडियो आपको क्लियर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो में साफ वीडियो मिलेगी आपको बिल्कुल। मैं यूट्यूब का लिंक आपके पास भेज दूंगा और उसमें आप अपना वीडियो को देखिए और उसमें से आप नोट कर लीजिए। जो भी मैंने लिखा है उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब भी आप स्कूल खुलते हैं तो मैं उनको जो मैंने पढ़ाया है आपको वो मैं नोटबुक आपकी चेक करूँगा। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का। सबसे पहले आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चे? तो कैरेक्टर क्या होते हैं? द ए रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ए रिकॉग्नाइजेबल फीचर, ए रिकॉग्नाइजेबल फीचर feature of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर होगा वो उसका कैरेक्टर कहलाएगा। जो रिकॉग्नाइज कर सके, जो दिखाई दे हमको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। एक होता है बच्चे ट्रेट। ट्रेट आगे आएंगे, ये टर्म नोट करते जाएं ट्रेट को। दूसरा आता है बच्चे ट्रेट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। तो डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होगी? कैरेक्टर की दो ही होंगी। एक होगी डोमिनेंट बच्चे, एक होगी रिसेसिव। रिसेसिव, एक डोमिनेंट होगी बच्चे, एक होगी रिसेसिव। ये दो फॉर्म होंगी एक कैरेक्टर की, जिसको डोमिनेंट और रिसेसिव। आगे चलकर मैं इसको भी बताऊंगा कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। अभी आप इतना ही याद रखिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। थर्ड पॉइंट पे थर्ड जो टर्म आ रही है वो होता है बच्चे, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं अब इसको, थर्ड फॉर्म को मैं कह सकता हूँ, थर्ड जो टर्म आ रही है दिस इज कॉल्ड है जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? जीनोटाइप, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका कहलाएगा बच्चे जीनोटाइप। इट मीन्स कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझे कि जीन्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा जीन्स हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द एनी ऑर्गेनिज्म मेक्स द जीनोटाइप। ठीक है, वो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा या उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में बच्चे फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप इट मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी, एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो उसका फिनोटाइप बनाएगा बच्चे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो उसका क्या बनाएगा? फिनोटाइप बनाएगा। इतना आपको याद रखना है। एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस जो दिखाई दे रहा है, मेरे हेयर्स कैसे हैं, मेरी आई का कलर कैसा है, मेरी नोज की शेप कैसी है, मेरी हाइट कितनी है, ये चीज़ें क्या हैं वो उसका फिनोटाइप बनाते हैं जो हमको दिखाई देती हैं बाहर से। जीनोटाइप तो हम देख नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स हैं सारे, लेकिन फिनोटाइप ऑलवेज डिपेंड ऑन द जीनोटाइप। ये बात याद रखनी है क्योंकि फिनोटाइप हमेशा जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे डीएनए है, जैसे नंबर ऑफ जीन्स हैं, वैसे ही प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि अगर डीएनए में चेंज आ जाता है या जीन में चेंज आ जाता है तो प्रोटीन में भी चेंज आएगा। वो प्रोटीन
चेंज आ जाता है। हम आगे पढ़ते हैं हायर लेवल में कि डीएनए ही चेंज हो गया, म्यूटेशन प्रोड्यूस हो गया। म्यूटेशन प्रोड्यूस हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। इससे क्या होगी, बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे अभी जो चल रहा है कोरोना की बात करें तो कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना में आप कह रहे हैं कि वायरस जी म्यूटेशन कर गया, वायरस म्यूटेशन कर गया, वायरस में चेंजेज आ रहे हैं, उसका नेम चेंज हो रहा है। कभी वो डेल्टा था, अब वो उसका नाम और चेंज हो गया, हम इसको ओमिक्रॉन कहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूटेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अपने अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा उसको चेंजेज बोलते हैं। म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर डीएनए की चेंज स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं बच्चे। ठीक है, उससे पूरा का पूरा बॉडी, वही बात है कि फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप पर। डीएनए चेंज हो रहा है तो प्रोटीन भी चेंज हो गए, तो बॉडी के स्ट्रक्चर भी उसके चेंज हुए, शेप भी उसकी चेंज हो रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिनोटाइप आप समझ गए क्या होता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। इसके बाद बच्चे हम कहते हैं अलील। अब इसके बाद देखो एक टर्म आ रही है अलील। व्हाट इज अलील? तो हाउ विल यू डिफाइन द अलील? देखिए जीन जो है वो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको अलील कह सकता हूं मैं। अलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है उसकी अलील कहलाती है। तो अलील की दो ही फॉर्म होगी जीन की। अभी मैं बताया था, एक डोमिनेंट और एक होगी बच्चे रिसेसिव। तो दो होंगी, एक रिसेसिव होंगी और एक क्या होंगी आपकी अलील। उसको हम कहेंगे अलील। क्लियर है? ये बात हमको क्लियर कर लेनी है कि अलील क्या है। इसके बाद आ गया व्हाट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इसको समझते हैं कि अलील तो हमने समझा कि अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव है। इसमें भी डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट क्या है? फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई डोमिनेंट है। डोमिनेंट में हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे डोमिनेंट को, ये याद रखना है। इन जेनेटिक्स में हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे डोमिनेंट फॉर्म को यूज़ करने के लिए। ये बात हमको याद करना है। दूसरा हमको बच्चों क्या याद करना है कि जो द जीन विच डिसाइड द appearance of an organism, the gene which define the appearance of an organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन अपीयरेंस को डिसाइड करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। द एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए जीन, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए जीन, किसी भी जीन की जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? डोमिनेंट कहलाएगी, जो एक्सप्रेस होगी हर जनरेशन के अंदर। ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊंगा कि जैसे डोमिनेंट फॉर्म को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे पौधा टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट है तो मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखूंगा, कैपिटल टी। ये तो हो गया बच्चे इसका फिनोटाइप, टॉल प्लांट लंबा पौधा है। और ये क्या है इसका कैपिटल टी, ये इसका जीनोटाइप हो गया बच्चे। ठीक है, पौधे को दिखाने का जीनोटाइप हो गया। इसका मतलब इसमें दोनों डोमिनेंट जीन क्या है? डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल लेटर लिखा हुआ है मैंने। इट मीन्स पता लग रहा है कि दोनों जीन डोमिनेंट हैं और इसलिए पौधा क्या आ रहा है? लंबा आ रहा है। इसीलिए पौधे की ये दोनों जीन डिसाइड कर रहे हैं उस पौधे की लंबाई को बच्चे। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अब इस तरह से पौधा, इस कंडीशन में भी पौधा लंबा आएगा। एक कंडीशन ये होती है, इसमें पौधा लंबा आएगा। क्यों आएगा? मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ेंगे, उसमें हम आगे डिस्कस करूंगा। आप इतना याद करिए कि अगर कैपिटल जीन मौजूद है, कैपिटल टी एक मौजूद है, एक भी कैपिटल टी अगर मौजूद होगा तो पौधा लंबा ही आएगा। लंबा है क्योंकि यहाँ दोनों कैपिटल टी, पौधा लंबा आना था। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक भी अगर जीन
कैपिटल वाला मौजूद है, स्मॉल वाला भी मौजूद है, रिसेसिव भी मौजूद है। ये रिसेसिव फॉर्म है बच्चे जीन की, और ये डोमिनेंट फॉर्म है। तो हमेशा डोमिनेंट फॉर्म अगर मौजूद है तो डोमिनेंट फॉर्म ही एक्सप्रेस होगी हर जनरेशन में, इसलिए पौधा क्या आएगा, यहाँ भी टॉल ही आएगा, यहाँ भी पौधा आपको टॉल ही दिखाई देगा। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, मेंडल के 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स बता रहे हैं जेनेटिक्स की, तो आपको इसको समझना है। दोबारा फिर बोलता हूँ मैं, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील कहेंगे हम उसको, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ ए जीन, जो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। तो बच्चे दूसरा होता है रिसेसिव। तो रिसेसिव को मैं बताता हूँ रिसेसिव क्या है। अब रिसेसिव फॉर्म में बच्चे हम कह सकते हैं कि रिसेसिव फॉर्म क्या होगी किसी भी जीन की, कैसे होगा रिसेसिव। अब रिसेसिव को बताते हैं, रिसेसिव क्या होगा। रिसेसिव का मतलब है अनएक्सप्रेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस, द जीन, इसकी डेफिनेशन पहले देखिए, द जीन विच डिसाइड द appearance of an organism, the gene which decide the appearance of an organism, कब डिसाइड करेगा ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, ओनली in the presence of another identical gene, only in the presence of another identical gene, in the presence of another identical gene, इट मीन्स कि क्या अनएक्सप्रेस, ये कब एक्सप्रेस होगा, ये वाला एग्जाम्पल, पौधा ड्वार्फ कहूँ कि प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट है, तो कब मैं इसको ड्वार्फ कहूँगा प्लांट को, प्लांट जब ड्वार्फ आएगा जब दोनों की दोनों फॉर्म क्या होंगी, सिमिलर होगा। स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों ही, ठीक है, एक टी था एक टी और था, दोनों सिमिलर फॉर्म है, क्लियर है, डोमिनेंट जीन मौजूद नहीं है, इस केस में ये एक्सप्रेस हो जाएगा रिसेसिव जीन, और पौधा क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर यहाँ कैपिटल टी मौजूद होता तो बच्चे पौधा लंबा ही आना था, छोटा कभी नहीं आना था। ये बात हमको याद करनी है। द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, ये जीन है, ये दोनों आइडेंटिकल जीन हैं। और रिसेसिव फॉर्म मैंने बता दिया, स्मॉल लेटर से लिखते हैं हमेशा, इसलिए यहाँ पर पौधा क्या आ रहा है बच्चे, ड्वार्फ आ रहा है। इसके बाद बच्चे होमोजाइगस कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ होमोजाइगस कंडीशन, ये आएगा जेनेटिक्स के अंदर। हम इसको कहेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन क्या है। होमोजाइगस में हम कह सकते हैं कि जब दोनों एलील एक जैसे होंगे, व्हाट इज़ होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर मैं होमोजाइगस कंडीशन बताता हूँ आपको। होमोजाइगस कंडीशन क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब होता है कि होमो का मतलब होता है सेम, होमो में वर्ड में घुसा हुआ है कि होमो मीन्स सेम। इट मीन्स ए कंडीशन इन विच टू मेंबर ऑफ ए एलीलिक पेयर आर सिमिलर, ए कंडीशन in which two member of a allelic pair are similar. It means दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैपिटल टी पौधा क्या आया, टोल। स्मॉल टी पौधा क्या आया, ड्वार्फ। इट मीन्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन।
इसको प्योर फॉर्म बोलते हैं, प्योर टाल आएगा, ये पौधा आएगा प्योर टॉल, प्योर और लिख देता हूँ साथ में प्योर ड्वार्फ। अगर अलील दोनों सिमिलर हैं तो उस कंडीशन को बोलूँगा ए कंडीशन इन विच टू मेंबर ऑफ एन एलिलिक पेयर आर सिमिलर, दोनों के दोनों मेंबर सिमिलर होंगे तो उस कंडीशन को बोलूँगा मैं। ठीक है, अब इसी टर्म में अगर मैं कह दूँ आपको एक कंडीशन इज टू एलिलिक पेयर आर डिसिमिलर कर देता हूँ, यहाँ इसको मैंने कर दिया डिसिमिलर, तो कंडीशन हो जाएगी हेट्रोजाइगस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस बच्चे। यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी आपकी हेट्रोजाइगस, एलिलिक पेयर आर डिसिमिलर, डिसिमिलर कर देता हूँ बच्चे यहाँ पर मैं, और कोई बात नहीं। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर पौधा आएगा तो टोल, लेकिन हम इसको हाइब्रिड टोल कहेंगे, प्योर टोल नहीं कहेंगे, वहाँ पर मैंने प्योर टोल कहा था, ये हमको याद रखना है। हाइब्रिड टोल है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, जाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये आपको याद करना है। क्लियर है? तो इसके बाद हमने पढ़ा ये चीज़ें हैं, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रही है, अब हम कहते हैं कि इसमें जनरेशन निकालते हैं हम, जनरेशन। सबसे पहले आती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है, यहाँ पर F1 जनरेशन क्या होती है? F1 जनरेशन बच्चे क्या होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये हमको याद रखना है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 जनरेशन क्या करते हैं कि हम जेनेटिक्स में क्रॉस करते हैं, प्लांट्स का आपस में क्रॉसिंग कराते हैं, उस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग बोलते हैं या हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, जेनेटिक्स में हम उसको क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं हम, व्हेन टू प्योर प्लांट्स का, जब मैं दो प्योर प्लांट लेते हैं, इसमें पहले समझ लीजिए आप इसको, जैसे मैंने ले लिया प्लांट प्योर टॉल प्लांट ले लिया मैंने, एक प्लांट ले लिया बच्चे मैंने प्योर ड्वार्फ। हमेशा हमको याद करना है कि क्रॉसिंग हमेशा स्टार्ट करेंगे तो वो प्योर होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्योर टॉल, ये इसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, ये इसका फिनोटाइप है, ये आपको फिनोटाइप हो जाएगा इसका, ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा, दिखाई दे रहा है पौधा लंबा है या फिर क्या छोटा है। अब इसके बाद आ जाएगा इसका जीनोटाइप यूज़ करेंगे। जीनोटाइप इसका प्योर है तो कैपिटल टी से लिख देंगे, प्योर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसके बाद बच्चे गैमीट बनाते हैं, हमेशा क्रॉस जब भी करोगे तो आप गैमीट बनाओगे, गैमीट फॉर्मेशन करोगे। गैमीट को दिखाने का तरीका ये है, बस इसको सर्कल से दिखा दो, सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गया, एक गैमीट बन गया, ये सेपरेट हो गया, ये दोनों साथ थे, अब सेपरेशन हो गया, ये अलग अलग हो गए। इसको मैंने इससे ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ऐसे सर्कल से इसको दिखा दिया। इसके बाद बेटा फर्स्ट F1 जनरेशन निकालेंगे। F1 जनरेशन, अब हमारी F1 जनरेशन आएगी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसमें हम क्रॉस कराएंगे, पहला इस हम इसका इससे करा देंगे क्रॉस बच्चे, ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का बच्चे फिर इससे करा देंगे, क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। फिर बच्चे इसका इससे करा देंगे दोबारा, इसका इससे करा देंगे, इसका बच्चे फिर इससे करा देंगे, कैपिटल टी। तो हमारे पास बच्चे ये जो आया है क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, इसमें जो F1 जनरेशन आ गई है बच्चे हमारी, इसमें देखिए सारे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से, टोल, हाइब्रिड टोल है सारे पौधे, क्योंकि दोनों करैक्टर आ रहे हैं हाइब्रिड टोल। इसमें भी हाइब्रिड टोल आएगा बच्चे, हाइब्रिड टोल आएगा बच्चे, इसमें भी हाइब्रिड टोल आएगा बच्चे, तो इसमें भी बच्चे हाइब्रिड टोल आएगा, इसमें भी बच्चे हाइब्रिड टोल आएगा। तो हमको ये बात याद रखनी है बच्चे, तो हमको सारे पौधे मिले, लंबे मिले। क्लियर है? हाइब्रिड क्यों लिखा, क्योंकि जो जीन जो है वो रिसेसिव वाला भी आया हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, बताऊं, व्हेन टू प्योर पेरेंट आर क्रॉस टुगेदर, देन बाय क्रॉसिंग
दीज टू पेयर पेरेंट फर्स्ट जनरेशन, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग कहेंगे हम इनको, इनको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। जो नए पौधे आए हैं, इन पौधों का क्रॉस कराया ये पेरेंटल प्लांट से, हमको ये न्यू प्लांट मिले हैं, ये उसके सन हैं इस प्लांट के, डॉटर प्लांट बोलते हैं। वी आर कॉल्ड एज डॉटर प्लांट कहेंगे हम इसको, ये डॉटर प्लांट्स हैं इसके पेरेंटल प्लांट के, तो ये ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पर हम ऑफस्प्रिंग से कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो ये ऑफस्प्रिंग्स हैं आपके जो हमको मिले हैं। F1 जनरेशन में सभी पौधे आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। आपको सभी पौधे F1 जनरेशन के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमको निकालना है, तो डेफिनेशन में बता चुका हूँ, दोनों पेयर पेरेंट्स का जब आप करेंगे क्रॉसिंग के आएंगे तो आपको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। क्लियर है, F1 जनरेशन के अंदर आपको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट विलियन जनरेशन। अब हमने निकालनी है इसी की F2 जनरेशन। मेंडल ने बच्चे ऐसी जनरेशन निकाली, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे वो जनरेशन निकालता चला गया, पौधों को क्रॉस कराता चला गया और नई नई जनरेशन को वो बनाता चला गया। तो सबसे पहले इसने क्या, अब F2 जनरेशन निकालनी। F2 तक आपके सिलेबस में है 10th क्लास के लिए F2 जनरेशन। तो यहाँ पर F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे, F2 जनरेशन में हमको F1 में जो प्लांट्स मिले हैं, F1 में हमको ये प्लांट मिले बच्चे, कैपिटल T इंटू स्मॉल t, ये हमको मिले हैं। ये इसका फिनोटाइप हो जाएगा हाइब्रिड टोल, ये भी हमको हाइब्रिड टोल मिला है और ये भी बच्चे आपको हाइब्रिड टोल मिला है। ये हमको F1 जनरेशन में, इनकी आपस में सेल्फिंग करा देंगे, इनको सेल्फिंग बोलते हैं, आपस में क्रॉस कराना। F1 में जो पौधे आए, मैंने 2 पौधे लिए, इनका आपस में मैंने क्रॉसिंग करा दिया, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग। हम इसको सेल्फिंग कह सकते हैं बच्चे, सेल्फिंग, सेल्फिंग, वी आर कॉल्ड एज सेल्फिंग, तो मैं इसको सेल्फिंग कह सकता हूँ। इस जेनेटिक्स की भाषा में इसको क्रॉसिंग कराना। F1 प्लांट के 2 ही F1 प्लांट में जो पौधे आए मिले, F1 प्लांट्स के जो पौधे मिले उनकी मैंने आपस में क्रॉसिंग करा दी। ये इसका फिनोटाइप था, ये इसका जीनोटाइप था। क्लियर है, और गैमीट आप बना लेंगे पहले की तरह, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमीट फॉर्मेशन आप कर लेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। गैमिट के समय क्या होता है कि ये दोनों एलील पहले पास पास थे, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। ये ऐसे सर्कल से इसको दिखा दिए, दिस इज कॉल्ड एज गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट बना लिए। गैमिट के बाद हम क्रॉसिंग करेंगे, इनके आपस में F2 जनरेशन हमको मिलेगी। इसका पहले इसके साथ क्रॉस करेंगे, कैपिटल T, इसका इससे क्रॉस कर देंगे हम, कैपिटल T, स्मॉल t, इसका हम इससे क्रॉस कर देंगे, कैपिटल T, स्मॉल t, इसका फिर इससे क्रॉस कर देंगे, स्मॉल t, स्मॉल t। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए अब हमको ये F2 जनरेशन हमको मिल चुकी है। F2 जनरेशन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों एलील सिमिलर हैं, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। होमोजाइगस कंडीशन है तो पौधा क्या आएगा, प्योर होगा, जिसको मैं कह सकता हूँ प्योर टोल। सेकंड कंडीशन में मैंने हाइब्रिड टोल है, क्योंकि दोनों एलील मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये हाइब्रिड टोल है। इसके बाद ये कंडीशन है, यहाँ भी पौधा हाइब्रिड टोल आ रहा है, यहाँ भी पौधा हाइब्रिड टोल आ रहा है, और यहाँ पर पौधा जो आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्योर ड्वार्फ आ रहा है। यहाँ पर प्योर कंडीशन है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील रिसेसिव हैं, इसलिए पौधा ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि F2 के अंदर हमको बच्चे रेशो मिलेगी, F2 के अंदर हमको रेशो मिलेगी, रेशो देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या रेशो देखने को मिल रही है F2 में, F2 की जो रेशो आ रही है, F2 के अंदर हमको रेशो देखने को मिल रही है। तो ये रेशो क्या आ रही है F2 के अंदर, F2 की जो रेशो आएगी वो F1:2:1 आ रही है बच्चे, ये रेशो आ रही है, सॉरी 3:1 कर लेते हैं पहले, 3:1 आ रही है। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है 3:1। ये तो इसकी फिनोटिपिक रेशो है। फिनोटिपिक 2 तरह की रेशो हम पढ़ते हैं, एक फिनोटिपिक होगी और एक जीनोटिपिक होगी, और ये इसकी हो जाएगी 1:2:1, ये इसकी जीनोटिपिक रेशो हो जाएगी, जीनोटिपिक रेशो हो जाएगी। तो 2 तरह की रेशो हम पढ़ेंगे। हाँ, इस क्रॉस में F2 में हमको 2 तरह की रेशो देखने को मिलते हैं, ये पूछी जाती है, CBSE कई बार पूछता है, फिनोटिपिक रेशो बताओ, जीनोटिपिक बताओ। तो 3:1 फिनोटिपिक रेशो है बच्चे, और 1:2:1 क्या है, इसकी जीनोटिपिक रेशो है। हमको एक बात याद रखनी है कि इसमें फिनोटिपिक में इसका मतलब 3 पौधे देखिए लंबे आ रहे हैं, 1, 2 और 3 पौधा, और एक पौधा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसलिए रेशो आ गई 3:1। फिर मैंने थोड़ा और खोल दिया इसको जीनोटिपिक में, एक पौधा प्योर आ रहा है,
दो पौधे हाइब्रिड टॉल आ रहे हैं, एक पौधा क्या आ रहा है, प्योर ड्वार्फ आ रहा है। तो दो तरह की रेशो जेनेटिक्स में बनेगी, एक फिनोटिपिक बनेगी और जीनोटिपिक बनेगी। ये रेशो कौन से क्रॉस की है ये भी हमको ध्यान देना है। ये बच्चे रेशो जो है ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है बच्चे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशो है बच्चे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो है ये हमारी, ठीक है, ये हमको याद रखनी है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो जो है ये वाली है 3:1 है फिनोटिपिक और 1:2:1 है जीनोटिपिक है। तो हमको ये बात याद रखनी है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। द क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर हैज बीन टेकन फॉर इनहेरिटेंस। द क्रॉस इन विच ओनली one character has been taken for inheritance, जिसमें एक करेक्टर हम लेके चलें, इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं तो एक ही करेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें दो करेक्टर नहीं लिए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पौधे की केवल लंबाई लेके चला हूँ मैं। शुरू में मैंने जो F1 जनरेशन दिखाई थी उसमें पौधे की लंबाई मैंने देखी थी, या तो पौधा लंबा था या पौधा छोटा था। मैंने उसका क्रॉस कराया, F1 जनरेशन निकाली, फिर मैंने F2 निकाली सेल्फिंग से, फिर मैंने इसमें रेशो आई 3:1 और 1:2:1। तो इस तरह का क्रॉस जो कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस आते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में केवल हमको क्या करना है, इस क्रॉस में तो मैंने एक करेक्टर लिया है, जब हम क्रॉस कराएंगे डाई हाइब्रिड में तो यहाँ पर मैं दो करेक्टर ले लूँगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैं दो करेक्टर ले लूँगा, दो करेक्टर की स्टडी करूँगा एक ही समय के अंदर। उसको हम बोलते हैं व्हेन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज दैट क्रॉस इन विच टू करेक्टर हैज़ बीन टोकर एट द सेम टाइम फॉर द इनहेरिटेंस। एक ही टाइम पर मैं जब दो करेक्टर की स्टडी करूँगा बच्चे तो मैं उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल दूँगा। उसमें भी रेशो आएगी, उसमें F1 में तो रेशो आती नहीं, आपको पता है F1 में तो सभी पौधे लंबे आएंगे, तो लेकिन F2 में रेशो आएगी। जो F2 रेशो आएगी किसके, डाई हाइब्रिड क्रॉस की, कई बार पूछ लेता है CBSE रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशो आएगी बच्चे वो हमारी क्या आएगी, वो हमारी आएगी बच्चे 9:3:1। ये रेशो हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस की आएगी। ये हमको याद करनी है। कैसे आएगी, कैसे निकलेगी वो मैं बताऊंगा मेंडल के लॉज जब पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं अपने लेक्चर को अबेंड करता हूँ। आप थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेक्चर, लेकिन ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।